हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मानरूप कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल मानरूप कुमार में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हम 38 क्वेश्चन तक हम डिस्कशन कर चुके थे। ये एआईटीटी का 111, 112 और आने वाले समय में जो 113, 114 जो एआईटीटी एग्ज़ाम होगा और साथ में अन्य कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आज स्टार्ट करते हैं ये 39 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, 38 क्वेश्चन ये फर्स्ट पार्ट है। जो आप नहीं देखे हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, आप वहाँ से डायरेक्ट जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो ये है आज का पहला क्वेश्चन। एक लेथ मशीन में डॉट 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 की मदद से उत्केंद्र टर्निंग करना संभव है क्या? 4 जबड़े वाला चक, लेथ कैरियर, नर्लिंग उपकरण या 4 जबड़े वाले चक और लेथ कैरियर दोनों मिलाकर। तो हम किससे जो है लेथ मशीन में एक उत्केंद्र जॉब बनाएंगे। उत्केंद्र जॉब का कहने का अर्थ है कि जब हम इस तरह से एक कोई जॉब लेते हैं, इस तरह से, ठीक है, एक जॉब है तो जिसका एक सिरा, एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ, माने यानी कि बीच में नहीं होना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब है कि उसका दोनों का जो सेंटर है, जिस तरह ये सेंटर, ये सेंटर, इसका सेंटर, इसका सेंटर और इसका सेंटर एक है, पर उत्केंद्र जॉब यानी एसेंट्रिक टर्निंग का कहने का मतलब है कि दोनों का पॉइंट जो है एक सिर में नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका पॉइंट जो है एक सिर में नहीं है, इसका पॉइंट एक सिर में नहीं है, ये देख रहे हैं, एक यहाँ एक यहाँ, परंतु इसका पॉइंट जो है एक सिर में। तो ये हुआ एसेंट्रिक। ठीक है, तो एसेंट्रिक टर्निंग हम करेंगे 4 जॉब बोथ फॉर जचक एंड लेथ कैरियर, यानी दोनों मिलाकर जब यूज हम करते हैं तो हम एसेंट्रिक टर्निंग कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए इसका आंसर सही होगा क्या? डी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है 40 नंबर, क्या है? एक उत्केंद्र टर्नर जॉब को कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है? वही एक इसेंट्रिक टर्निंग, यानी जो है उसका केंद्र बिंदु यानी पॉइंट एक सिर में नहीं है, तो इसका उपयोग हम कहाँ करेंगे? पावर प्रेस में, पावर ब्रेक में या गिलोटिन मशीन में। तो यू है एसेंट्रिक टर्निंग, जो टर्न्ड जॉब है उसका हम ये तीनों में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये तीनों में प्रयोग कर सकते हैं। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किसका प्रयोग बहु उत्पादन जॉब का स्थान निर्धारित करने और टूल को गाइड करने के लिए किया जाता है? क्या गेज का किया जाता है, हाउसिंग का किया जाता है, या जिग का किया जाता है, या फिक्चर का किया जाता है? जब भी हम बहु उत्पादन जॉब का स्थान निर्धारित करते हैं और टूल को भी गाइड करते हैं तो उसमें हम जिग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जिग का प्रयोग किया जाता है जब टूल को भी गाइड करना होता है। अगर पूछता सिर्फ बहुउत्पादन में हम काम किसको करते हैं और उसमें टूल को गाइड नहीं किया दिया जाता तो उसमें फिक्सर हो सकता था, परंतु इसमें कह रहा है कि टूल को भी गाइड करना है, इसलिए इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? जिग ही होगा। ठीक है, इसलिए अगला प्रश्न अब है, कह रहा है कि फिक्चर फिक्चर एक उत्पादन यंत्र है जो कि डॉट 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 क्या है? वर्कपीस को पकड़ता है, वर्कपीस को लोकेट करता है, वर्कपीस को पकड़ता है एवं लोकेट करता है, न तो वर्कपीस को पकड़ता है और न ही लोकेट करता है। तो क्या होगा इसका सही आंसर? फिक्सचर का काम है कि वर्कपीस को पकड़ता है एवं लोकेट करता है। ठीक है, फिक्सचर वर्कपीस को पकड़ता है, लोकेट करता है, परंतु फिक्सचर जो है गाइड नहीं करता है। जिग जो है वर्कपीस को पकड़ता है, लोकेट करता है और गाइड भी करता है, परंतु जिग जो है सिर्फ वर्कपीस को पकड़ता है एवं लोकेट करता है।
इसलिए फिक्सचर एक उत्पादन यंत्र है जो कि सिर्फ और सिर्फ वर्कपीस को पकड़ता है एवं लोकेट करता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है 43 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा चिप ब्रेकर का एक प्रकार है? चिप ब्रेकर क्या स्टेप प्रकार का होता है चिप ब्रेकर, ग्रुप प्रकार का होता है, क्लैंप प्रकार का होता है, या ये सभी? तो चिप ब्रेकर जो होता है, चिप ब्रेकर का कार्य क्या है? जब किसी भी जॉब को हम टर्न करते हैं, जो चिप होता है वो घुंघरूलू लंबे आकार में घुंघरेलू तरह न निकल पाए, यानी उसको हम ब्रेक करके यानी तोड़ते जाएं, तो ये सभी प्रकार का होता है चिप ब्रेकर। ठीक है, ये तीनों प्रकार का होता है, स्टेप प्रकार का भी होता है, ग्रुप प्रकार का भी होता है, क्लैंप प्रकार का भी होता है, इसलिए इसका आंसर जो होगा ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कर रहा है हाफ नट क्रियाविधि डॉट 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 मशीन में पाए जाने वाली एक क्रियाविधि है। क्या ड्रिलिंग मशीन में पाया जाता है हाफ नट क्रियाविधि, या ग्राइंडिंग में, या बिल्डिंग में, या लेथ में? तो हाफ नट विधि क्रियाविधि जो है ये लेथ में पाया जाता है। हाफ नट से ही हम जो लीड स्क्रू रहता है लेथ में, लीड स्क्रू जो लीड स्क्रू रहता है इस तरह के, उसमें हाफ नट को एंगेज इस तरह रहता है। हाफ नट इधर आधा इधर रहता है और आधा इधर से रहता है, तो इधर हाफ नट को ही प्रयोग से हम एंगेज करते हैं तो थ्रेड कटिंग होता है, डिसएंगेज करते हैं तो उसमें थ्रेड का नहीं। तो जब भी हम थ्रेड को कटिंग करते हैं तो हाफ नट को लीड स्क्रू में एंगेज करके ही हम थ्रेड का कटिंग करते हैं, इसलिए इसका सही आंसर जो होगा कि हाफ नट क्रियाविधि लेथ मशीन में ही यूज किया जाता है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कह रहा है किसी उपकरण, क्या कह रहा है? किसी उपकरण के टूटने या खराबी से बचाने के लिए किए गए अनुरक्षण कार्य को डॉट 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 कहा जाता है। क्या स्वचालित अनुरक्षण, ऋणात्मक अनुरक्षण, कार्यभंग अनुरक्षण, या निवारक अनुरक्षण? तो टूटने या खराबी से जब भी हम बचाने के लिए अनुरक्षण, यानी टूटने से पहले ही उसको हम मरम्मत कर देते हैं, उसे एक बार देख लेते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? निवारक अनुरक्षण, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कहा जाता है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर सही होगा डी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न नेक्स्ट कह रहा है कि एक में चूड़ी, क्या कह रहा है? एक में चूड़ी के लिए अंतर्गत कोण का मान डॉट 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 है, क्या है? एक में चूड़ी के अंतर्गत कोण का मान क्या है? 40 डिग्री, 19 डिग्री, 29 डिग्री, 75 डिग्री। तो एक में चूड़ी का जो है एंगल होता है 29 डिग्री होता है। ठीक है, लीड स्क्रू जो है, लीड स्क्रू होता है जो लेथ में, उसमें जो होता है एक में एंगल ही, एक में थ्रेड ही कटा होता है। ठीक है, एक में थ्रेड ही कटा होता है, एक में थ्रेड ही रहता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 47 नंबर, कह रहा है लेथ मशीन के लीड स्क्रू में किस प्रकार की चूड़ियाँ होती हैं? एक में चूड़ी, भी चूड़ी, बटरेस चूड़ी, इनमें से कोई नहीं। तो अभी हम ही जस्ट बताएं कि लीड स्क्रू में क्या होता है, एक में चूड़ी ही कटा रहता है। ठीक है, इसका सही आंसर ए नंबर हो जाएगा, एक में चूड़ी। इसका एंगल कितना होता है? 29 डिग्री होता है। ठीक है, एक में चूड़ी। नेक्स्ट प्रश्न है क्या है? कह रहा है क्रेस्ट और रूट को जोड़ने वाली सतह है, क्या फ्लैंक है, पिच है, हैंड है, या लिड है? तो क्रेस्ट और रूट को जोड़ने वाली सतह को हम फ्लैंक कहते हैं। ठीक है, जब इस तरह रहता है, ये चूड़ी है मान लिया जाए, इस तरह से, एक मिनट, इस तरह से चूड़ी रहता है, इस तरह से, इस तरह से चूड़ी है कोई। ठीक है, तो ये जो भाग है, ये भाग को हम क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। ठीक है, क्रस्ट। और ये भाग को हम
क्या कहते हैं, रूट कहते हैं। और ये भाग से लेकर ये भाग के बीच की दूरी जो जुटा, इसी को हम क्या कहते हैं, फ्लैंक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, फ्लैंक, इसी को हम फ्लैंक कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कर रहा है, क्रेस्ट और रूट को जोड़ने वाली सतह को हम क्या कहते हैं, फ्लैंक कहते हैं। इसका सही आंसर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कर रहा है कि टूल को पिछले कट के समान पथ का अनुसरण करने के लिए अपनाई गई विधि को चूड़ी के डॉट 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 के रूप में जाना जाता है। क्या पंपिंग, ग्राइंडिंग, कैंचिंग या मिलिंग? तो जब भी टूल के पिछले कट के समान पथ के अनुसरण करने पर अपनाई गई विधि को चूड़ी के कैंचिंग के रूप में जाना जाता है। क्या, कैंचिंग के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 50 नंबर। इसमें कह रहा है क्या, चूड़ी के डॉट 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 के माध्यम से उत्पादित की जाती है। यह कह रहा है बाहरी चूड़ी डॉट 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 के माध्यम से उत्पादित की जाती है। तो बाहरी चूड़ी किसके माध्यम से उत्पादन किया जा सकता है? क्या लेथ मशीन, ड्रिल मशीन, ग्राइंडर या पाइप कटर? तो जब भी हम बाहरी चूड़ी इसमें ऑप्शन के अनुसार से कहेंगे तो बाहरी चूड़ी किससे हम बना सकते हैं? लेथ मशीन से। ठीक है, लेथ मशीन से हम बाहरी चूड़ी का निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कर रहा है डॉट डॉट डॉट, यानी यहाँ है स्नेहक तेल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसकी डॉट 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 से होती है। स्नेहक तेल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसकी किससे होती है? श्यानता से, भौतिक स्थिरता से, रासायनिक स्थिरता से या संक्षारण के खिलाफ प्रतिरोध से? किससे होती है? तो इसका सही आंसर होगा श्यानता से। जब यह स्नेहक तेल में श्यानता के कारण ही चिकनाहट पैदा करता है, जिससे कि किसी भी मशीनिंग पार्ट को घिसने से रोकता है, तो वो श्यानता ही इसका सही आंसर हो, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर सही। ठीक है, श्यानता, विस्कोसिटी। नेक्स्ट प्रश्न है वामन। इसमें कह रहा है कि स्नेहन का प्राथमिक कार्य क्या होता है? ऊष्मा प्रवाह प्रदान करना, सीलिंग क्रिया प्रदान करना, सफाई क्रिया प्रदान करना या घिसावट कम करना? तो अभी हमें बताए थे कि स्नेहन का कार्य जो होता है, मशीनिंग जो मशीन का पार्ट पुर्जा होता है उसको चिकना करता है। क्या, चिकना, चिपचिपा करता है, चिकना करता है। ठीक है, तो इसलिए जब चिकनाहट देगा तो उसमें घिसावट कम होगा, इसलिए इसका आंसर जो सही होगा डी नंबर। ठीक है, घिसावट कम करना। नेक्स्ट प्रश्न है 53 नंबर। कह रहा है 53 नंबर कह रहा है कि मशीन का स्नेहन जो होता है किस विधि द्वारा किया जाता है? मशीन का स्नेहन किस विधि द्वारा किया जाता है? क्या ग्रेविटी फीड विधि द्वारा, फोर्स फीड विधि द्वारा, स्पाइलस फीड विधि द्वारा या ये सभी द्वारा? तो यहाँ पर हम कह देते हैं आपको कि ग्रेविटी फीड विधि जो है यह भी इसके द्वारा भी दिया जाता है, फोर्स फीड विधि के द्वारा भी दिया जाता है, स्पाइलस फीड विधि के द्वारा भी दिया जाता है, इसलिए इसका आंसर जो होगा डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, मशीन का लुब्रिकेंट जो करते हैं इन तीनों विधि के द्वारा हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका ऑल ऑफ दीज हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित में से क्या, निम्नलिखित में से कौन सा एक ठोस स्नेहक है? ग्रीस, ग्रेफाइट, मिनरल आयल, सिंथेटिक आयल? तो ठोस स्नेहक जो होगा वो ग्रेफाइट हो जाएगा। ठीक है, लेथ के जो बेड होता है, बेड इस तरह रहता है, बेड पर हम जो होता है किस स्नेहक का प्रयोग करते हैं? तो ग्रेफाइट स्नेहक का ही प्रयोग किया जाता है बेड पर। ठीक है, इस तरह दे देते हैं। ग्रीस एक प्रकार का जो है क्या है, अर्ध ठोस स्नेहक है। क्या, अर्ध ठोस।
अर्ध ठोस स्नेहक है, ठीक है। और ग्रेफाइट ठोस मिनरल आयल जो है लुब्रिकेंट स्नेहक है, इसलिए इसका आंसर जो सही होगा एक ठोस स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 55, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्ध ठोस स्नेहक है। तो अर्ध ठोस स्नेहक क्या है? ग्रीस, ग्रेफाइट, मिनरल आयल, सिंथेटिक आयल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अर्ध ठोस ग्रीस। ठोस कहेगा तो ग्रेफाइट, लुब्रिकेंट जो यानी वो मिनरल हो जाएगा, मिनरल आयल। ये जो हो जाता है द्रव के रूप में ये रहता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 56 नंबर। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन निवारक अनुरक्षण प्रणाली का एक लाभ है। उत्पादन में कम अचेत कला विधि यानी लेस डाउन टाइम इन प्रोडक्शन, या उत्पादन की मात्रा और गुणवत्ता में सुधार करता है, या निर्माण की कम इकाई लागत, या ये सभी। तो निवारण अनुरक्षण प्रणाली जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में क्या होता है कि ये सभी होता है। लेस डाउन टाइम इन प्रोडक्शन भी होता है, इम्प्रूव क्वांटिटी एंड क्वालिटी फॉर प्रोडक्ट होता है, और लोअर यूनिट कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर, ये तीनों होता है, ठीक है। इसलिए इसका आंसर सही हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या रहा है बैक रैक कोण का मान क्या हो सकता है। बैक रैक कोण क्या शून्य होता है, ऋणात्मक होता है, या धनात्मक होता है, या सभी होता है। तो बैक रैक कोण 0 भी होता है यानी शून्य होता है, धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। इसलिए इसका आंसर जो होगा ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ये सभी। बैक रैक कोण धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या रहा है यदि कर्तन गति भी प्रति मिनट और उपकरण जीवन टी मिनट है, तो उपकरण जीवन और कर्तन गति के बीच क्या संबंध है। यदि एन और सी जो है, यहाँ एन और सी जो है कांस्टेंट है, सी क्या है कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट है। तो इसका क्या होगा भी बराबर एन टी सी होगा, या भी एन बराबर टी सी होगा, या भी टी एन बराबर सी होगा, या भी टी एन बराबर टू सी होगा। तो इसका सही आंसर होगा भी टी एन बराबर सी होता है, ठीक है, भी टी एन बराबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है 59 नंबर। कह रहा है जब बेसिक डायमेंशन पर टॉलरेंस एक साइड पर दी जाती है तो इसे क्या कहते हैं। हमेशा जब बेसिक डायमेंशन पर टॉलरेंस एक साइड दी जाएगा तो क्या कहेंगे, अपर डेविएशन, लोअर डेविएशन, यूनिलेटरल टॉलरेंस, या बाइलेटरल टॉलरेंस। तो बेसिक डायमेंशन पर टॉलरेंस जब एक साइड दिया जाता है उसे कहते हैं यूनिलेटरल टॉलरेंस, ठीक है, यूनिलेटरल टॉलरेंस बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है इस तरह यूनिलेटरल टॉलरेंस इस तरह। नेक्स्ट प्रश्न है 60। क्या कह रहा है 60 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर मूल छिद्र को इंगित करता है। मूल छिद्र को इंगित कौन करता है, ई करता है, या एफ करता है, या जी करता है, या एच करता है। तो मूल छिद्र यानी इंडिकेट बेसिक होल, बेसिक होल को इंगित जो करता है एच के द्वारा ही बेसिक होल को इंगित किया जाता है, इसलिए इसका आंसर सही होगा डी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है 61 में कह रहा है शाफ्ट आधार प्रणाली में डॉट 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 का आकार स्थिर बनाया जाता है। शाफ्ट आधार प्रणाली में किसका आकार स्थिर बनाया जाता है, क्या छिद्र का, शाफ्ट का, बेरिंग का, या की का। तो शाफ्ट आधारित प्रणाली जब रहेगा तो हम किसको स्थिर बनाएंगे, शाफ्ट को ही, ठीक है, शाफ्ट को ही, इसलिए इसका आंसर जो सही होगा बी नंबर। अगर वही कहता कि होल बेसिस प्रणाली है यानी होल आधारित प्रणाली है तो हम
किसका आकार स्थिर रखेंगे? तो होल का ही रखेंगे, ठीक है। होल का था तो होल होता, ठीक है। अगर शाफ्ट का रहा है तो शाफ्ट ही होगा, ठीक है। जिसको पूछता है वही होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या रहा है नेक्स्ट प्रश्न, अंतर विनिमेयता यानी इंटरचेंजेबिलिटी आमतौर पर डॉट 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 के लिए लागू होती है। इंटरचेंजेबिलिटी किस लिए लागू किया जाता है? हिस्सों की मरम्मत के लिए, बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए, एकल टुकड़ा उत्पादन के लिए, या बहु टुकड़ा उत्पादन के लिए। तो हमेशा जब भी इंटरचेंजेबिलिटी का यूज होता है तो उसमें जो होता है बहुत काफ़ी मात्रा में उत्पादन किया जाता है, इसलिए बहु उत्पादन के लिए, बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए इसका हम यूज करते हैं। तो बड़े पैमाने पर उत्पादन, इसलिए इसका आंसर क्या होगा सही? बी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 63। ये कह रहा है कि थ्रेड के पिच की जांच करने के लिए किस गेज का प्रयोग किया जाता है? रिंग गेज, प्लग गेज, स्टैंडर्ड वायर गेज, या स्क्रू पिच गेज। तो थ्रेड का पिच जांचने के लिए हम किसको प्रयोग करते हैं? स्क्रू पिच गेज का। स्क्रू पिच गेज इस तरह होता है, इस तरह इसमें ऐसा ऐसा ढेर सारा पत्ती रहता है, तो इससे हम ही बोल्ट या नट पे रखकर हम उस थ्रेड का पिच माप लेते हैं, स्क्रू पिच गेज, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है 64 नंबर। 64 नंबर में क्या है कि स्क्रू चूड़ियाँ के प्रभावी व्यास को मापने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है? स्क्रू चूड़ियाँ के प्रभावी व्यास मापने के लिए क्या रिंग गेज का, प्लग गेज का, साइन बार का, या स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का? तो जब भी हम प्रभावी व्यास यहाँ पूछ रहा है, प्रभावी व्यास जब भी हम मापते हैं स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर के से मापा जाता है, ठीक है। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, इसलिए इसका आंसर सही होगा डी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या रहा है, आंतरिक चूड़ियाँ जांचने के लिए किस गेज का प्रयोग किया जाता है? रिंग गेज, स्क्रू थ्रेड प्लग गेज, डायल टेस्ट इंडिकेटर, या साइन बार? तो आंतरिक चूड़ी जांचने के लिए प्लग गेज, हम आंतरिक चूड़ी का जो हम जांचते हैं उसे स्क्रू थ्रेड प्लग गेज के द्वारा, ठीक है। स्क्रू थ्रेड प्लग गेज के द्वारा। रिंग गेज अगर कहता तो बाहरी व्यास को हम मापते हैं रिंग गेज, ठीक है। स्क्रू थ्रेड प्लग गेज तो अंदरूनी चूड़ी, सिर्फ बोलता प्लग गेज तो अंदरूनी हॉल, ठीक है। तो इसलिए इसका अगर जो आंतरिक चूड़ी बोल रहा है तो स्क्रू थ्रेड प्लग गेज हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर सही होगा बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है स्क्रू थ्रेड प्लग गेज, क्या स्क्रू थ्रेड प्लग गेज के गो साइड से किस चूड़ी तत्व की जांच की जाती है? पिच, प्रोफाइल कोण, प्रमुख व्यास, या ये सभी? तो स्क्रू थ्रेड प्लग गेज के गो साइड से इन तीनों तत्वों को हम जांच सकते हैं, इसलिए इसका आंसर सही हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ये सभी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, डायल टेस्ट इंडिकेटर का उपयोग निम्न में से किस काम में किया जाता है? सॉफ्टों की समांतरता की जांचने के लिए, छिद्रों का केंद्रीकरण की जांच करने के लिए, या समतलता और समांतरता की सपाटों की सतहों को जांचने के लिए, या सभी? तो जब भी डायल टेस्ट इंडिकेटर इस तरह का रहता है, 1 2 3 इस तरह घड़ी की तरह रहता है, क्या इसमें, ठीक है। आइए, ये रहता है, तो इससे हम क्या करते हैं, सॉफ्टों की समांतरता की भी जांच कर लेते हैं, ठीक है। छिद्रों के केंद्रीकरण की भी जांच कर लेते हैं, समतलता और समांतरता के लिए सपाट की सतह की भी जांच कर लेते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर, ऑल ऑफ दिस, ये सभी, ठीक है। चित्र में ये देखिए, ये है डायल टेस्ट इंडिकेटर। चित्र में दर्शाए गए उपकरण की पहचान करें। क्या है, डायल टेस्ट इंडिकेटर या वर्नियर कैलिपर? तो
तो इसका सही नंबर हो जाएगा डायल टेस्ट इंडिकेटर है, डायल टेस्ट इंडिकेटर, डायल टेस्ट इंडिकेटर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है 69 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा डायल टेस्ट इंडिकेटर का एक प्रकार है? प्लंजर प्रकार, लीवर प्रकार, प्लंजर और लीवर दोनों प्रकार, इनमें से कोई नहीं। तो डायल टेस्ट इंडिकेटर जो होता है प्लंजर प्रकार भी होता है, लीवर प्रकार भी होता है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा, बोथ प्लंजर एंड लीवर टाइप, यानी दोनों। तो इसका आंसर सही हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या कह रहा है कि बेलनाकार कार्यखंड डॉट 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 की जांच के लिए प्लेन रिंग का उपयोग किया जाता है। तो प्लेन रिंग गेज का प्रयोग हम क्यों करते हैं? क्या बाहरी व्यास को जांचने के लिए, आंतरिक व्यास, या भार, या लंबाई? तो प्लेन रिंग गेज का प्रयोग करते हैं बाहरी व्यास को जांचने के लिए। ठीक है, इसलिए इसका आंसर सही हो जाएगा ए। अगर कहता अंदरूनी व्यास के लिए तो प्लेन क्या हो जाता, प्लेन रिंग गेज नहीं होता, अंदरूनी के लिए हो जाता प्लग गेज। नेक्स्ट है 71 नंबर, क्या कह रहा है, चित्र में दर्शाए गए गेज को पहचाने। क्या है, स्नैप गेज है, रिंग गेज है, या प्लग गेज है, या स्टैंडर्ड वायर गेज है? तो ये जो है ये स्नैप गेज है। ठीक है, ये जो चित्र में है दर्शाया हुआ ये क्या है, स्नैप गेज है। नेक्स्ट प्रश्न है 72, इसमें कह रहा है स्नैप गेज की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के किस अक्षर के समान होती है? तो ये अभी तो ही देखें, इस तरह था स्नैप गेज, तो किस तरह, अंग्रेजी वर्णमाला के सी अक्षर की तरह, तो ये सी अक्षर की तरह। आंसर हो जाएगा क्या, बी नंबर, आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 73, कह रहा है छिद्र के आंतरिक व्यास को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस गेज का उपयोग किया जाता है? आंतरिक व्यास कहेगा तो प्लग गेज, रिंग गेज, स्टैंडर्ड वायर गेज, या फीलर गेज? तो आंतरिक व्यास जब मापते हैं तो प्लग गेज से मापा जाता है। ठीक है, आंतरिक व्यास किससे मापा जाता है, प्लग गेज से मापा जाता है। अगर रिंग गेज कहेगा तो रिंग गेज से हम बताएं बाहरी व्यास मापते हैं, स्टैंडर्ड वायर गेज से मापते हैं किसी भी वायर की मोटाई मापते हैं, फीलर गेज से किसी भी दो जगहों के बीच गैप जो खाली जगह रहता है उसको फीलर गेज से मापा जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए नंबर, प्लग गेज। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है चित्र में दर्शाए गए गेज को पहचानो। तो ये तो चित्र तो है नहीं, तो स्टैंडर्ड वायर गेज, रिंग गेज, प्लग गेज, फीलर गेज। रिंग गेज जो है बाहरी व्यास को, प्लग गेज अंदरूनी व्यास को, फीलर गेज गैप वाले जगह को, स्टैंडर्ड वायर गेज जो है मोटाई जो है वायर की मोटाई को मापता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा निम्नलिखित में से किस गेज का उपयोग बाहरी व्यास को मापने के लिए किया जाता है? बाहरी व्यास, तो बाहरी व्यास मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, स्नैप गेज, या प्लग गेज, या फीलर गेज, या सेंटर गेज? तो बाहरी व्यास को मापने के लिए स्नैप गेज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, स्नैप गेज का आकार जो होता है अंग्रेजी वर्णमाला के सी आकार का होता है, इससे बाहरी व्यास भी मापते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है CNC से अभिप्राय है। CNC का फुल फॉर्म क्या है, यानी CNC का फुल फॉर्म पूछ रहा है। कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल, या सेंटर फॉर नंबर करेक्शन, या सेंट्रलाइज्ड नंबर कोड, या कंप्यूटर नंबर कंट्रोल? CNC का फुल फॉर्म क्या है, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। सही आंसर क्या होगा, ए नंबर, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। नेक्स्ट प्रश्न है 77, क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा CNC मशीन का लाभ नहीं है? कौन CNC मशीन का लाभ नहीं है? ऑप्शन दिया है यहाँ,
मशीन की उच्च लागत, उच्च उत्पादन, उच्च गुणवत्ता का उत्पादन, ये सभी। तो यहाँ कह रहा है कौन सा सीएनसी मशीन का लाभ नहीं है। तो लाभ तो ये भी है, उच्च उत्पादन लाभ है, उच्च गुणवत्ता का उत्पादन भी लाभ है, लेकिन मशीन की उच्च लागत क्या ये लाभ है? जब हम किसी कोई भी सोचेगा कि हमें सस्ता मिलना चाहिए, इसलिए ये नहीं है लाभ, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये इसका आंसर सही हो जाएगा मशीन की उच्च लागत, ठीक है, ए नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है 78, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सीएनसी मशीनों का लाभ नहीं है? उच्च उत्पादकता, ये लाभ है, बेहतर गुणवत्ता, ये भी लाभ है, कम अपव्यय यानी लो वेस्टेज, ये भी एक लाभ है, लेकिन यहाँ कह रहा अत्यधिक कुशल श्रमिक की आवश्यकता, ये लाभ नहीं है। कोई भी सोचता है कि हम कम कुशल श्रमिक से भी बढ़िया सा जॉब उत्पादन कर सकते हैं, तो ये लाभ नहीं है। एक सीएनसी मशीन में क्या होना चाहिए? अत्यधिक कुशल श्रमिक की आवश्यकता पड़ता है, जो कि ये लाभ की श्रेणी में नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, चित्र में दर्शाए गए मशीन की पहचान है। ये क्या है? ये कौन सा मशीन है? सीएनसी लेथ मशीन है, ठीक है। तो ये सीएनसी लेथ मशीन है। नेक्स्ट प्रश्न है 80, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सीएनसी लेथ का एक भाग है? बेड, बॉल स्क्रू, टरेट, ये सभी। तो सीएनसी में बेड भी होता है, बॉल स्क्रू भी होता है, टरेट भी होता है, ये सभी, इसलिए इसका ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है सीएनसी खराद के निम्नलिखित अक्षों में से किसे पार्ट अक्ष भी कहा जाता है? किसे कहा जाता है पार्ट अक्ष कहा जाता है सीएनसी में? क्या एक्स को, या वाई को, या जेड को, या ए को? किसे कहते हैं हम? पार्ट अक्ष। तो पार्ट अक्ष जो है जेड को कहा जाता है, ठीक है। पार्ट अक्ष सीएनसी का पार्ट अक्ष जेड अक्ष को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 82, इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कठोर कर्तन औजार सामग्री है? कार्बाइड, हीरा, स्टेलाइट, या उच्च गति इस्पात? तो सबसे जो हार्ड होता है, कठोर कर्तन औजार जो सामग्री होता है, वो क्या होता है? हीरा सबसे कठोर होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 83, कह रहा है इसमें इंसर्ट की आईएसओ नामांकन में पहला अक्षर क्या दर्शाता है? इंसर्ट का आकार, रिलीफ कोण, विभिन्न आयामों पर टॉलरेंस, या इंसर्ट की कुल ज्यामितीय विशेषताएं? तो इंसर्ट के आईएसओ नामांकन में पहला वर्णाक्षर दर्शाता है इंसर्ट का आकार, ठीक है। पहला इंसर्ट का आकार, क्या इंसर्ट का आकार यानी कि क्या वो त्रिभुजाकार है, या गोल है, या चतुर यानी वर्ग है, या आयत है, क्या है, ये दिखाता है। दूसरा में दिखाता है उसका रिलीफ कोण यानी क्लीयरेंस कोण। दूसरा में क्या दिखाता है? क्लीयरेंस कोण, ठीक है। कितना डिग्री का होना चाहिए? 11 डिग्री, 60 डिग्री, ये 15 डिग्री, 20 डिग्री, इस तरह से रहता है। और तीसरा में दिखाता है टॉलरेंस की श्रेणी, ठीक है। इसी प्रकार चौथा में दिखाता है विशिष्ट गुण दिखाता है। तो इस तरह से ये है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाए? 83 नंबर का। पहला में क्या दिखाता है? इंसर्ट का आकार। नेक्स्ट प्रश्न है 84, कह रहा है इंसर्ट के आईएसओ नामांकन में दूसरा वर्णाक्षर क्या दर्शाता है? तभी ही बताएं। पहला इंसर्ट का आकार, दूसरा जो है क्लीयरेंस कोण या रिलीफ कोण। तो दूसरा क्या होगा? रिलीफ एंगल या क्लीयरेंस एंगल, इसको भी बोल सकते हैं। तो दूसरा में रिलीफ कोण दर्शाता है। और तीसरा क्या दिखाता है? टॉलरेंस की श्रेणी। तीसरा जो होता है, तीसरा अगर पूछता कि इंसर्ट के आईएसओ नामांकन में तीसरा अक्षर क्या दिखाता है, तो टॉलरेंस की श्रेणी हो जाता है, ठीक है। टॉलरेंस की श्रेणी। अब नेक्स्ट प्रश्न है, तो इसका 84 का सही आंसर हो जाएगा रिलीफ कोण। 85 नंबर, 85 नंबर का रहा है इंसर्ट टाइप टूल
में इंसर्ट की आकृति क्या हो सकती है? वर्ग, वृत्त, त्रिकोणमितीय, ये सभी। तो अभी ही हम बताए थे कि इंसर्ट की आकृति त्रिभुजाकार भी होता है, वर्ग भी होता है और वृत्त भी होता है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा ये सभी होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 86। इसमें कह रहा है कि उस गति का नाम बताएं जिस पर सामग्री से कटिंग कोर गुजरती है। कटिंग कोर गुजरती है क्या फिर से, कर्तन गति से, या कट की गहराई से, या रैबिट गति से? तो कटिंग कोर जो गुजरती है कटिंग स्पीड से गुजरती है। ठीक है, कटिंग स्पीड से ही जो है कर्तन सामग्री की कोर गुजरती है, इसलिए इसका आंसर सही हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि एक कर्तन औजार के फीड को डॉट 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 में व्यक्त किया जाता है। क्या मिलीमीटर में, या मिलीमीटर प्रति चक्कर में, या मीटर प्रति मीटर में, मिनट प्रति मीटर में, या प्रति मिनट में? तो कर्तन औजार का फीड जो होता है mm प्रति चक्कर में होता है, इसलिए इसका आंसर सही हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी, mm प्रति चक्कर, मिलीमीटर प्रति चक्कर। तो ड्रिल और लेथ मशीन का जो कर्तन औजार का जो फीड होता है mm प्रति चक्कर, वहीं अगर जो पूछता मिलिंग मशीन का कर्तन फीड क्या होता है, मिलिंग मशीन का अगर पूछता तो उसका होता है मिलीमीटर प्रति मिनट, मिलीमीटर प्रति मिनट। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 88। इसमें कह रहा है मशीनीकृत और अमशीनीकृत सतह के बीच का अंतर है। फीड, कर्तन गति, कट की गहराई, या रैबिट गति? तो मशीनीकृत और अमशीनीकृत के बीच की जो सतह के अंतर है उसे हम किसके द्वारा बता सकते हैं? कट की गहराई के द्वारा। ठीक है, कट की गहराई के द्वारा अंतर बताते हैं। ठीक है, कितना है, कहीं पर ज़्यादा है कहीं पर कम है, तो वही मशीनीकृत और अमशीनीकृत सतह के बीच का अंतर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। 89 नंबर इसका क्वेश्चन का, CNC मशीनिंग प्रक्रिया के निम्नलिखित में से किस चरण में कटिंग मापदंड का चयन किया जाता है? क्या प्रोग्राम एंट्री, पार्ट प्रोग्रामिंग, या प्रोसेस प्लानिंग, या प्रोडक्शन? किस में किया जाता है? CNC मशीनिंग प्रक्रिया के निम्नलिखित किस चरण में कटिंग मापदंड का चयन किया जाता है? तो प्रोसेस प्लानिंग में किया जाता है। किसमें? प्रोसेस प्लानिंग। सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर, प्रोसेस प्लानिंग में कटिंग मापदंड का चयन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 90। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक CNC परिचालन मोड है? सिंगल ब्लॉक मोड, ऑटो मोड, मैनुअल मोड, या ये सभी? क्या है? तो CNC जो है ये तीनों मोड में चलता है, सिंगल मोड में भी, सिंगल ब्लॉक मोड, ऑटो मोड में भी, मैनुअल मोड में, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट प्रश्न है 91। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन CNC मशीन का लाभ है? उच्च उत्पादकता, बेहतर गुणवत्ता, कम अपव्यय, या ये सभी? तो CNC मशीन का ये तीनों लाभ है। ये क्या? तीनों लाभ है, इसलिए इसका आंसर सही हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट प्रश्न 92 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से किस CNC मोड में हम प्रोग्राम कमांड को मैनुअल रूप से इनपुट और प्रोग्राम को निष्पादित कर सकते हैं? क्या सिंगल ब्लॉक मोड में, ऑटो मोड में, मैनुअल मोड में, या इनमें से कोई नहीं? तो मैनुअल रूप से जब इनपुट और प्रोग्राम को निष्पादित करते हैं मैनुअल मोड में। ठीक है, मैनुअल मोड में। अगर कहता ऑटो प्रोग्राम निष्पादित करेंगे तो ऑटो मोड में। ठीक है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा सी, मैनुअल मोड। नेक्स्ट प्रश्न 93 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से किस CNC मोड में प्रोग्राम एक ब्लॉक के बाद
लगातार दूसरे ब्लॉक को निष्पादित करेगा। लगातार एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, इस तरह से जब करते हैं तो उसको हम ऑटो मोड में रखते हैं। ठीक है, ऑटो मोड में, इसलिए इसका आंसर सही हो जाएगा ऑटो मोड। नेक्स्ट प्रश्न है 94। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सीएनसी मोड प्रोग्राम को एडिट करने के लिए उपयोग किया जाता है? क्या सिंगल ब्लॉक मोड, ऑटो मोड, मैनुअल मोड या एडिट मोड? तो जब कह रहा है एडिट करने के लिए उपयोग किया जाता है, एडिट मोड में एडिट करेंगे, इसका आंसर सही हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सीएनसी मशीन के संचालन में उपयोग किए जाने वाले ऑफसेट का एक प्रकार है? क्या वर्क ऑफसेट, वियर ऑफसेट, ज्योमेट्रिकल ऑफसेट या ये सभी? तो कौन सा ऑफसेट जो है एक मशीन संचालन में उपयोग किए जाने वाला एक प्रकार है? तो कौन सा है? ये सभी है। ठीक है, वर्क ऑफसेट भी है, वियर ऑफसेट भी है, ज्योमेट्रिकल ऑफसेट भी है, ज्योमेट्रिकल ऑफसेट भी है। तो इसलिए इसका ये तीनों है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ये सभी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट प्रश्न 96 कह रहा है कि इनमें कौन सी सीएनसी मशीन परिचालन ऑफसेट को जीरो ऑफसेट भी कहा जाता है? क्या वर्क ऑफसेट, वियर ऑफसेट, ज्योमेट्रिकल ऑफसेट या इनमें से कोई नहीं? तो किस ऑफसेट को जीरो ऑफसेट कहते हैं? तो वर्क ऑफसेट को जीरो ऑफसेट भी कहते हैं। ठीक है, वर्क ऑफसेट को जीरो ऑफसेट भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 97। इसमें कह रहा है सीएनसी मशीन की प्रीपेरेटरी कोड को ... कोड भी कहा जाता है। तो प्रीपेरेटरी कोड को जी कोड कहते हैं, एम को मिसलेनियस कोड भी कहते हैं। ठीक है, इसलिए इसका आंसर सही हो जाएगा ए, प्रीपेरेटरी कोड जी, एम से मिसलेनियस कोड। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कह रहा है 98 नंबर। 98 नंबर में क्या कर रहा है निम्नलिखित में से किस सामग्री का प्रयोग कर्तन और औजार बनाने के लिए किया जा सकता है? उच्च कार्बन इस्पात, हीरा, लेपित कार्बाइड या ये सभी? तो उच्च कर्तन औजार बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? उच्च इस्पात, उच्च कार्बन हाई कार्बन स्टील का भी प्रयोग करते हैं, हीरा का भी प्रयोग करते हैं, लेपित कार्बाइड का प्रयोग भी करते हैं, ऑल ऑफ दीज। इसलिए इसका आंसर सही हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ये सभी का उपयोग करते हैं। ठीक है, 99 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा कर्तन औजार एल्युमिनियम ऑक्साइड से बना होता है? तो एल्युमिनियम ऑक्साइड से जो बना होता है, क्या उच्च कार्बन इस्पात होता है, या हीरा होता है, या लेपित कार्बाइड होता है, या सिरेमिक होता है? तो एल्युमिनियम ऑक्साइड जो होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड का बना होता है सिरेमिक बना होता है। ठीक है, सिरेमिक, डी नंबर ऑप्शन सही होगा, सिरेमिक बना होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड का बना होता है सिरेमिक। नेक्स्ट प्रश्न है 100 और आज का ये लास्ट प्रश्न है। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा हाई स्पीड स्टील का एक घटक है? कार्बन, टंगस्टन, क्रोमियम या ये सभी? तो हाई स्पीड स्टील में कार्बन भी होता है, टंगस्टन भी होता है, क्रोमियम भी होता है, इसलिए ये तीनों होता है, तीनों घटक है हाई स्पीड स्टील का। ठीक है, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा ये सभी। तो दोस्तों आज के लिए 38 से 100 नंबर प्रश्न तक हम डिस्कस किए हैं। तो अगर दोस्त ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर अच्छा लगे तो कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा और शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।